हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज। सीएपीएफ एशी 2019 इंटरव्यू सीरीज में जो लास्ट मोमेंट सीरीज चला रहे हैं, उसमें आज हम लेक्चर नंबर 5 देखेंगे। इसमें आज हम इकोनॉमी का कंसेप्ट देखेंगे। ए लॉट ऑफ कैंडिडेट्स जिनका भी मैंने अब तक मॉक लिए, मेजोरिटी ऑफ कैंडिडेट्स जो हैं इकोनॉमी से फियरफुल है। लेकिन इस कोरोना कालखंड में जो कहते हैं ना हमारे नरेंद्र मोदी जी कि कोरोना कालखंड में, तो इस कोरोना कालखंड में यदि आप इंटरव्यू साक्षात्कार के लिए उपस्थित हो रहे हो तो आपको अर्थव्यवस्था के बारे में जानना चाहिए, इकोनॉमी के बारे में जानना चाहिए। यू कैन नॉट स्केप इकोनॉमी। तो हमें इकोनॉमी के उतना डिटेल में नहीं जाना है, लेकिन एटलीस्ट बेसिक चीजों को जानना जरूरी है। तो जो कहते हैं रॉबिन शर्मा एक कहते हैं कि फियर नोट द नोन, फॉर इट इज वेयर योर ग्रेटनेस रिसाइड्स। जो जानते हो उसके बारे में डरने की जरूरत नहीं है। जो कुछ आपसे पूछा जा रहा तो कहीं ना कहीं वो चीज से आप अवेयर हो, उन चीजों को इधर आपने प्रिपरेशन के ड्यूरेशन में न्यूज़पेपर में या कहीं ना कहीं आपने उस चीज को देखा है। एक्सेप्शनल फ्यू एक्सेप्शनल क्वेश्चंस जो हैं जो आपके आउटसाइड डोमेन से पूछे जाते हैं, लेकिन मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो आप प्रेडिक्ट करते हो, वो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। आपका जो प्रोफाइल रहा है, आप जिस जगह पे रहे हो, आपके डीएफ में जो चीज कुछ लिखा हुआ है, तो कहीं ना कहीं उन चीज रिलेटेड चीजें इसमें आती है। तो फियर नोट द नोन, फॉर इट इज वेयर योर ग्रेटनेस रिसाइड्स। इस चीज को ध्यान में रखना है। देखो, इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स में कुछ टर्म है, जीडीपी, जीएनपी और इन्फ्लेशन। इन चीजों को बहुत ज्यादा डिटेल में आप नहीं जाओगे। तो जीडीपी, देखो जीडीपी मैं बहुत सारे लोगों को पूछता भी हूं, तो जीडीपी क्या है? जीडीपी इज फाइन वैल्यू, मॉनेटरी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, कुछ चीजों को ध्यान में रखो, कीवर्ड्स इसको हम ये करते हैं। मॉनेटरी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विद इन अ फिक्स्ड पीरियड अंडर डोमेस्टिक रीजन्स। तो देखो, GDP is the final monetary value of goods and services produced within a fixed period under और अंडर डोमेस्टिक एरिया। तो ये देखो, इसमें मॉनेटरी वैल्यू का मतलब है कि सारे चीजों को ऐड करके जो है वो क्या है कि ऐड करोगे उसके मनी के टर्म में। जैसे 4 बकरी और 2 हाथी, हाथी को नहीं काउंट करोगे, गाय को मान के चलो काउंट करो, क्योंकि हाथी जो है एक तरह से हमारे फॉरेस्ट के प्रोडक्ट हैं, उन्हें अब सेल परचेज को प्रमोट नहीं किया जाता है। वो अदरवाइज ओपनली पहले एक तरह से होता था, अब आज की डेट में वो सिचुएशन नहीं है। तो मान लिया 4 गोट्स 2 काउ। तो 4 गोट्स और 2 कॉज को ऐसे नहीं कर सकते हो, उसको मॉनेटरी वैल्यू के टर्म में करोगे। 14 एप्पल और 18 बनाना, तो उसके आप मॉनेटरी वैल्यू करोगे। तो जो आपके यानी कि जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद जो है, हिंदी वाले के लिए भी बता देता हूं कि किसी भी देश के लिए एक सर्टेन, एक निश्चित अवधि, समय अवधि में वस्तु एवं सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य जो उस वस्तु के घरेलू क्षेत्र में प्रोड्यूस किया जाता है, उसे हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। तो आपने पहले ये देख लिया मॉनेटरी वैल्यू, इसका मतलब है मनी के टर्म में हम करेंगे। अब देखो, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज समझ रहे हो? गुड्स क्या है? जिसको कि आप टेंजिबल समझ सकते हो, जैसे मैंगो है, तो मैंगो को आप हाथ में लेकर के देख सकते हो। लेकिन सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर को हाथ में लेकर के नहीं देख सकते हो। सॉफ्टवेयर का डिस्क हाथ में ले सकते हो, लेकिन किसी ने बोला सॉफ्टवेयर आपको भेज दिए, तो आप उसको देखो, उसे उस ढंग से हाथ में लेकर के नहीं देख सकते हो ना, तो कोड है। तो आपका वो इनविजिबल है, एक तरह से वो आपका जो है इंटेंजेबल है। फाइनल का मतलब है कि किसी चीज का वो फाइनल होना चाहिए कि यानी कि वो यूजेबल फॉर्म में हो। जैसे एग्जांपल, एक कार बन रहा है, तो कार में टायर लगाया। अब जो कार में टायर लगाया, उसको टायर को अलग कैलकुलेट करोगे, कार को अलग करोगे, तो डबल काउंटिंग हो जाएगा ना, कि कार का वैल्यू अलग और टायर का अलग। तो कार जो है कार फाइनल प्रोडक्ट है, लेकिन कार में जब टायर लगा रहे हो न्यू कार में, तो वो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है, तो हम इसको टायर को काउंट नहीं करेंगे। लेकिन वही कार आपने खरीद रखा है, अब टायर जो है उसमें पुराना हुआ, तो आपने नया टायर लगाया, तब उस समय वो काउंट होगा, क्योंकि आप फाइनल कंजम्पशन उस समय कर रहे हो। लेकिन ओल्ड कार यदि आप किसी ने बेचा है, तो उसको काउंट नहीं किया जाएगा। तो फाइनल का मतलब ये है। जैसे ब्रेड है,
तो ब्रेड को बनाने में बहुत सारी चीजें लगती है, तो ब्रेड का फाइनल वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे, ना कि उसके कंपोनेंट्स का। तो विद इन ए फिक्स्ड पीरियड नॉर्मली हमारे यहाँ क्या चलता है, 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक चलता है। ठीक है। अब डोमेस्टिक एरिया का मतलब इंडिया का क्या होता है, जो हमारा भारत का एरिया है, तो वो एरिया कैलकुलेट हुआ। उसके बाद जो सी लेवल है, तो सी में जो 200 नॉटिकल माइल, हर जगह 200 नॉटिकल माइल का वैल्यू नहीं हुआ, क्योंकि उसके बीच में यदि किसी का बाउंड्री आ गया तो उसका कंट्री में आप नहीं घुस जाएंगे ना। अदरवाइज जहां ओपन ओशन है वहां अप टू 200 नॉटिकल माइल्स तक जो भी रिसोर्सेज आता है, वो सारी चीजें हमारे डोमेस्टिक रीजन में ये फॉलो होगा। तो ये लेकिन एक चीज है यहाँ देखना, तो हमारा ये डोमेस्टिक रीजन में, तो यहाँ इंडियन भी प्रोड्यूस कर रहे हैं और प्लस फॉरेनर भी प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये इसमें जो जीडीपी में क्या होगा कि इंडियन भी काउंट होंगे और फॉरेनर भी काउंट होंगे। अब जीएनपी, जीएनपी में क्या हुआ कि देश के नागरिकों द्वारा एक वर्ष में, यानी कि सिटीजन्स ऑफ इंडिया विच आर प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि मोनेटरी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय सिटीजन्स ऑफ इंडिया विद इन अ ईयर इज नोन एज जीएनपी। तो देखो जीडीपी में क्या हुआ कि कंट्री इंपॉर्टेंट था, डोमेस्टिक एरिया इंपॉर्टेंट, लेकिन जीएनपी में सिटीजन इंपॉर्टेंट है। यहाँ एरिया इंपॉर्टेंट है, ज्योग्राफिकल एरिया यानी कि जो आपका डोमेस्टिक एरिया, यहाँ क्या है, सिटीजन इंपॉर्टेंट है। तो सिटीजन, इंडिया का कोई सिटीजन है तो इंडिया में भी प्रोड्यूस कर रहा है और फॉरेन में भी जाकर के प्रोड्यूस कर रहा है, तो वो कैलकुलेट होगा। तो इसको आप एटलीस्ट समझो। जब हम कहते हैं कि नॉर्मली देखो एक्सेप्टेड टर्म में जो है जीडीपी ही मोर एक्सेप्टेड है, अधिक जगह जो है जीडीपी को ही हम वैल्यू कैलकुलेट करने में यूज करते हैं। अब देखो जो भी एक तरह से जीडीपी है या नेशनल इनकम जिसको कह सकते हो, फिर बाद में कि नेशनल इनकम, तो नेशनल इनकम जब होता है तो वो थ्री वे में कैलकुलेट या हो सकता है, या तो इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड और प्रोडक्शन मेथड। अब देखो किसी का इनकम किसी के लिए एक्सपेंडिचर होगा, तो बाई इक्वल टू आपका जो होता है, मान के चलो हम इस मेथड से लेते हैं, तो सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। बाई इनकम हो गया आपका, सी कंजम्पशन हो गया, प्राइवेट कंजम्पशन, यानी आई इन्वेस्टमेंट हो गया, इंडस्ट्री के द्वारा इन्वेस्टमेंट हो गया, जी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एक्स एक्सपोर्ट माइनस एम इंपोर्ट। तो देखो किसी के लिए जो एक्सपेंडिचर है, किसी के लिए इनकम होगा, तो एक इनकम और एक्सपेंडिचर। एक प्रोडक्शन मेथड जो होता है, हर जैसे हम ये देखते हैं कि इकोनॉमी को प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, हम इनमें डिवाइड करते हैं। तो सारे एरिया को, सारे क्षेत्र को, जैसे अब मान के चलो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन देख रहे हो, तो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में ही आपका एक कोर सेक्टर है जिसमें 8 कोर इंडस्ट्रीज है। फिर तो जो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में आपका 40.27% करीब जो है वो आपका 8 कोर इंडस्ट्री कंट्रीब्यूट करता है, बाकी जो है अदर है वो कंट्रीब्यूट करते हैं। तो कहीं ना कहीं आप या तो इनकम मेथड से आप कैलकुलेट कर सकते हो, एक्सपेंडिचर मेथड से कैलकुलेट कर सकते हो, या प्रोडक्शन मेथड से कैलकुलेट कर सकते हो। तो जो जीडीपी में है, जो यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसमें आपका देखो ग्रॉस डोमेस्टिक है, तो उसका मतलब है कि डोमेस्टिक एरिया उसमें इंपॉर्टेंट होता है। तो उसमें डोमेस्टिक एरिया में जो है इंडियन भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, यानी कि उस कंट्री के लोग भी प्रोड्यूस कर सकते हैं और फॉरेनर भी कर सकते हैं। जीएनपी जो है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, उसमें यानी कि नेशनलिटी इंपॉर्टेंट होता है, सिटीजन इंपॉर्टेंट होता है। तो इंडियन सिटीजन जो है, यानी इंडियन पीपल जो है, वो इंडिया में भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, बाहर भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे मान के चलो कि एक एम्प्लॉई जो है वो सपोज माइक्रोसॉफ्ट में वर्क कर रहा है, तो वो माइक्रोसॉफ्ट में वर्क कर रहा है तो इंडिया में भी वर्क कर सकता है, वो फॉरेन में कंट्री में भी जाकर के वर्क कर सकता है। बहुत सारे एमएनसीज हैं, टीसीएस वगैरह हैं, इन्फोसिस, लेकिन बहुत सारे फॉरेनर्स भी जो इंडिया में आए हुए हैं, तो उनके जीएनपी में जो है यहाँ जो वो अर्न कर रहे हैं उनका वो कैलकुलेट होगा। तो हमने जीडीपी और जीएनपी को देख लिया। तो ये एक आपका आता है, नॉर्मली पूछा जाता है इंटरव्यू में। अब दूसरा एक टर्म देखोगे, इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन का डेफिनेशन क्या होता है कि विद इन अ पीरियड ऑफ टाइम जनरल इंक्रीमेंट ऑफ प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब ये देखो विद इन अ पीरियड ऑफ टाइम जनरल इंक्रीमेंट ऑफ प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि बास्केट जो होगा, कंजम्पशन बास्केट होता है।
अब उस कंजम्पशन बास्केट में ओवरऑल एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है। मान के चलो कि सपोज डब्ल्यूपीआई है, तो डब्ल्यूपीआई में सपोज 697 आर्टिकल्स हैं, तो 697 आर्टिकल हैं, तो उसमें कोई जरूरी नहीं है कि ऑल का प्राइस बढ़े। हो सकता है कि 300 आइटम्स का ही प्राइस बढ़ रहा है, लेकिन जो आपका 697 है तो उसमें सबका वेटेज अलग अलग है। मैन्युफैक्चरिंग का वेटेज डब्ल्यूपीआई में सबसे ज्यादा है, सीपीआई में फूड का सबसे ज्यादा वेटेज है। तो इसमें से एग्रीगेट जो है इंक्रीमेंट यदि प्राइस होता है तो उसको हम इन्फ्लेशन कहते हैं। और इन्फ्लेशन क्या है, वो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। अब यदि देखो मंथली इन्फ्लेशन कैलकुलेट होता है तो दो तरीके से हम उसको देख सकते हैं, या तो मंथ ऑन मंथ बेसिस देख सकते हैं, या ईयर ऑन ईयर बेसिस देख सकते हैं कि लास्ट ईयर के इस मंथ में क्या इन्फ्लेशन था, और या फिर लास्ट मंथ में क्या इन्फ्लेशन। जैसे जस्ट एग्जांपल के तौर पे लो, अभी अक्टूबर का महीना चल रहा है, तो जब अक्टूबर एंड होगा तो अक्टूबर मंथ का, अक्टूबर 2020 का इन्फ्लेशन आएगा, अक्टूबर 20। तो हम इसको दो वे में देखेंगे। एक तो देखेंगे कि लास्ट ईयर यानी कि अक्टूबर 2019, अक्टूबर 2019 में क्या सिचुएशन था। एक हम देखेंगे कि सितंबर 2020 में क्या सिचुएशन था। तो उस अनुसार जो है हम इन्फ्लेशन को देखते हैं। वर्तमान समय तो इन्फ्लेशन क्या है कि जनरल इंक्रीमेंट ऑफ प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो देखो एनुअल इन्फ्लेशन भी हो सकता है, होता है, क्वार्टरली इन्फ्लेशन भी होगा, फिर आपका मंथली इन्फ्लेशन भी होगा। अब हिंदी में उसको देखोगे कि वस्तु और सेवाओं का जो है कि सामान्य मूल्य का, कीमत का बढ़ जाना। अब उसमें से देखो क्या होता है कि कंजम्पशन बास्केट है, तो रूरल एरिया में देखोगे कि कंजम्पशन बास्केट डिफरेंट होता है, अर्बन एरिया में कंजम्पशन बास्केट डिफरेंट। तो लेकिन इन्फ्लेशन जो है रूरल और अर्बन उस ढंग से ये चीजों को प्रॉपर स्पेसिफिक नहीं किया जाता है। नॉर्मली है जो होलसेल प्राइस इंडेक्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पे किया जाता है, क्योंकि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पे जो है जो पीपल जो है कि जो इंड लेवल पे कंज्यूमर कंज्यूम करेंगे वो तो कहीं ना कहीं ये खुदरा में ही होगा। तो अभी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो आरबीआई की एमपीसी है, जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, तो उस मॉनेटरी पॉलिसी में कमेटी में 6 मेंबर्स होते हैं। 3 जो होते हैं आरबीआई के मेंबर होते हैं, 3 आरबीआई और 3 जो होते हैं कि गवर्नमेंट द्वारा नॉमिनेट किए जा रहे हैं। तो कहीं न कहीं 3 जो मेंबर हैं, उसमें से एक आरबीआई के गवर्नर होंगे, वो एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होंगे इस कमिटी के, मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी के। उसके बाद फिर जो एक आरबीआई के डिप्टी गवर्नर होंगे जो मॉनेटरी पॉलिसी के इंचार्ज हैं, और एक आरबीआई के डायरेक्टर होंगे कोई भी, और 3 जो मेंबर होंगे। तो जैसे जो फर्स्ट 3 में जो थे, जो फर्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, तो उसमें एक रविंद्र ढोलकिया आईआईएम अहमदाबाद के प्रोफेसर, एक पम्मी दुआ दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, और एक और कोई थे, अभी मैं ध्यान नहीं मुझे आ रहा है। तो 3 वो थे और आरबीआई के 3। देखो इसमें क्या होता है, डिसीजन जो होता है मेजॉरिटी के आधार पे होता है। अब देखो कहोगे कि 6 हैं, तो 6, अब 6 का 3 और 3 यदि हो, यदि ऐसा सिचुएशन, या फिर मिनिमम 4 तो होंगे ही तभी प्रॉपर मीटिंग होगा। तो 4 यदि हैं या 6 पूरे हैं, 3-3 यदि हो गए, तो उसमें जो आरबीआई के गवर्नर हैं यानी कि चेयरमैन जो हैं, तो वो उनका कास्टिंग वोट का अधिकार होगा। अब इनको जो टारगेट दिया गया है इन्फ्लेशन का, तो वो क्या होना चाहिए, सीपीआई इन्फ्लेशन जो यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है वो 4 प्लस माइनस 2% के रेंज में होना चाहिए। यानी कि अधिकतम जो है 6% इन्फ्लेशन होना चाहिए, मिनिमम जो है 2%, यानी कि 6 से 2% के बीच में होना चाहिए। यदि कंसिक्यूटिवली 2 क्वार्टर्स यानी कि लगातार लगातार जो है 2 तिमाही, लगातार 2 तिमाही में यदि इस रेंज में नहीं रहा, तो इसका मतलब ये माना जाएगा कि मॉनेटरी पॉलिसी फेल है उस पीरियड के लिए। देखो अब ये नहीं है कहोगे जीवन भर, कि जैसे सपोज 5 ईयर्स के लिए टारगेट दिया गया कि इस 5 ईयर्स के लिए ये टारगेट लक्ष्य रहेगा। अब जो है वो सिचुएशन के अनुसार हो सकता है ये रेंज जो है आपका ये 4 प्लस माइनस 2 इसको बढ़ाया जा सकता है इनकमिंग डेज में। लेकिन वर्तमान समय में जो रखा गया था, जब फर्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो 2016 से प्रॉपर वर्क स्टार्ट किया, तो उसको ये जो लक्ष्य दिया गया था कि इसको 4 प्लस माइनस 2% में रखना है, यानी कि मिनिमम 2% और मैक्सिमम 6%। और लगातार 2 तिमाही में यदि इस रेंज के बाहर जाता है, यदि एक तिमाही में गया, दूसरा तिमाही में वापस आ गया, तो उसको फेलियर नहीं कहेंगे। फिर मान के चलो नेक्स्ट तिमाही में गया, फिर नेक्स्ट उसके नेक्स्ट में फिर वापस आ गया, तो इस ढंग से भी होता है, तो उसको हम फेलियर नहीं कहेंगे। लेकिन यदि इस ढंग से होता है तो ऑब्वियसली ये दे विल टेक केयर। अब देखो इन्फ्लेशन जो होता है उस किस कारण से होता है। एक होता है डिमांड पूल इन्फ्लेशन, डिमांड पूल इन्फ्लेशन, और एक होता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन।
डिमांड पूल का मतलब होता है कि टू मच मनी इज चेजिंग टू फ्यू गुड्स, यानी कि टू मच मनी जो होगा, टू मच मनी, मनी ज्यादा है, टू मच मनी चेजिंग टू फ्यू गुड्स, पैसा बहुत ज्यादा है, सामान बहुत कम है। मान के चलो कि सबको एक एक बोरा रुपया दे दिया जाए, तो वो क्या करेंगे कि उनके पास पैसे बहुत अधिक हो जाएंगे, तो वो गुड्स एंड सर्विसेज का ज्यादा डिमांड करने लगेंगे। पहले मान के चलो कि एक आइसक्रीम खा रहे थे तो अब 6 आइसक्रीम खाएंगे। पहले पनीर एक दिन खा रहे थे तो अब सप्ताह में 3 दिन खाएंगे। प्रोटीन बेस्ड ये खाएंगे, कुछ लोग अल्कोहल भी लेंगे। तो क्या है, पैसा ज्यादा है, सामान उतने हैं, तो वो टू मच मनी इज चेजिंग टू फ्यू गुड्स। तो इसको डिमांड पूल इन्फ्लेशन कहते हैं, यानी कि जो मांग जनित जो होता है, मांग जनित मुद्रास्फीति, हिंदी में इन्फ्लेशन को मुद्रास्फीति कहते हैं। तो पैसा यदि ज्यादा है तो क्या करेगी आरबीआई जो है, वो हम चलो पॉलिसी वगैरह आरबीआई वगैरह का देखेंगे, तो ये क्या करेगी, टाइट मॉनेटरी पॉलिसी यानी कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी जो अपनाएगी, यानी कि जो डिफरेंट रेट है उसको बढ़ा देगी। तो पैसा कम हो जाएगा, सिस्टम में पैसा कम हो जाएगा तो इन्फ्लेशन, सब पैसा छीन लो जेब से तो ठंडा हो जाएगा, ठीक है। अब एक डिमांड पूल, तो डिमांड पूल में जो आरबीआई का अहम भूमिका होता है उसको कंट्रोल करने में। एक कॉस्ट पुश, कॉस्ट पुश का मतलब होता है लागत जन्य मुद्रास्फीति। तो लागत जन्य, अब लागत जन्य का मतलब जैसे मान के चलो कि पहले जो है कोई भी चीजें है, ब्रेड, तो ब्रेड को प्रोडक्शन में लेबर कॉस्ट बढ़ गया, गेहूं का प्राइस बढ़ गया, चीनी का प्राइस बढ़ गया। तो यदि सारे चीज का प्राइस बढ़ गया तो इसका मतलब क्या होगा कि जो आपका ब्रेड है उसका भी प्राइस बढ़ जाएगा। तो जो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है, कॉस्ट के कारण डिफरेंट कंपोनेंट्स, देखो नॉर्मल हम जब देखते हैं तो क्या है, लेबर और कैपिटल प्रोडक्शन में लगाते हैं, लेकिन सिर्फ लेबर और कैपिटल ही नहीं होता है रियल इकोनॉमी में, जो आपका जो होता है और भी चीजें होती है। तो यदि उस कारण से होता है तो आपको उसको कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कहते हो, ठीक है, कि उस ये कारण डिमांड पूल पैसे अधिक हैं, टू मच मनी इज चेजिंग टू फ्यू गुड्स, और कॉस्ट पुश में डिफरेंट जो कंपोनेंट्स हैं उसका लागत बढ़ जा रहा है। तो ये आपका 3 कंपोनेंट ये देख लिए, ये चीज आपसे पूछा जाता है। अब देखो बैंकिंग के टर्म्स कुछ हैं, तो रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एसएलआर, ये फिर आपका जो भी है एक्सपेंशनरी एंड कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। तो रेपो रेट क्या है, रेपो रेट को फुल फॉर्म में रीपर्चेज रेट कहते हैं। रेपो रेट मतलब रिपर्चेज रेट। तो इसमें क्या होता है कि यदि बैंकों को शॉर्ट टर्म में पैसे की जरूरत है तो रिजर्व बैंक, इसमें एक और हम देख लेंगे, सीआरआर भी देख लेंगे, ठीक है ना। तो जो आपका और एक एमएसएफ भी, तो रेपो रेट यानी रीपर्चेज रेट शॉर्ट टर्म में यदि आरबीआई को, आरबीआई से बैंकों को पैसे की जरूरत है तो बैंक क्या आरबीआई को बोलेंगे कि ऐसा है, हमें कुछ लोन दे दीजिए। तो आरबीआई जो इंटरेस्ट चार्ज करेगी शॉर्ट टर्म के लिए उसे रेपो रेट कहते हैं। अब रेपो रेट को क्या होता है, रेपो 7 डेज रेपोज, 14 डेज रेपो, आपका 90 डे रेपो, 364 डेज रेपो, यानी कि नॉर्मली है जो 1 ईयर से कम तक के लिए ये बैंक लेते हैं। अब बैंक में ऐसा नहीं है ना कि कंटिन्यूअस पैसे का कमी हो जाएगा, कुछ दिन के लिए होगा, मान के चलो वो 14 डेज के लिए, 90 डेज के लिए, 364 डेज के लिए, तो उसमें ले लेगी। तो रेपो रेट ये हुआ। अब रिवर्स रेपो रेट, तो इसका उल्टा, यदि बैंक के पास सरप्लस मनी है तो वो आरबीआई के पास डिपॉजिट करेंगे, तो आरबीआई उस पर इंटरेस्ट देगी। यानी कि ये रेपो रेट में बैंक जो है आरबीआई को इंटरेस्ट दे रहे हैं, लेकिन रिवर्स रेपो रेट में जो बैंक ने सरप्लस अपना आरबीआई के पास डिपॉजिट कर रखा है तो आरबीआई इनको इंटरेस्ट देगी। अब देखो ये जो ये रेपो रेट होता है ऑलवेज ग्रेटर देन रिवर्स रेपो। ये जो एक्सपेंशन होता है ये एक तरह से आरबीआई का ये प्रॉफिट है, ठीक है। अब एक आपका होता है सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो का मतलब है कि जो भी बैंक्स हैं, जो शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स हैं, उन्हें कुछ जो अमाउंट है वो आरबीआई के पास कैश फॉर्म में रखना पड़ता है। वर्तमान समय में ये 3% चलता है, अभी यह है। तो आरबीआई इनिशियली जो है 15% था सीआरआर, और एसएलआर एक समय 38% हुआ करता था। तो सोचो 38%, 38.5% के आसपास था, 38.5% आपका एसएलआर है।
और 15% सीआरआर, तो यानी कि जो आपका 53.5% पैसे तो ब्लॉक हो गए, तो 46.5% ही ओनली बैंक के पास रहा। लेकिन अभी सीआरआर 3% है, आपका एसएलआर जो है 19% से बिलो हो गया है, तो आपके 22% के आसपास ही तो फंड ब्लॉक हैं। एक समय 53% प्लस फंड ब्लॉक था, आज 23% ब्लॉक है, तो वो कहीं ना कहीं ये सुविधा है। सीआरआर और एक दिक्कत क्या होता था, सीआरआर में इंटरेस्ट नहीं दिया जाता है, तो यदि आपका पैसा 15% ब्लॉक कर दिया गया, उसमें इंटरेस्ट नहीं दिया जा रहा है, तो बैंकों के साथ तो बहुत प्रॉब्लम। अभी 3% है। अब देखो सीआरआर एसएलआर इस वजह से रखा जाता है कि बैंक पूरे पैसे लोन में ना दे दें। यदि ऐसा सिचुएशन होगा तो बैंक कोलैप्स होने का डर रहता। अभी भी देखो ऐसे ही कुछ बैंक्स में प्रॉब्लम रहते हैं, तो सीआरआर पे इंटरेस्ट नहीं दिया जाता, सीआरआर कैश के फॉर्म में आरबीआई के पास रखा जाता है। एसएलआर जो है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो होता है। तो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो में इसमें जो क्या है, ये कैश में कोई जरूरी नहीं, कैश के फॉर्म में भी तो इसको बैंक को अपने पास मेंटेन रखना पड़ता है। कैश रख सकते हैं, गोल्ड रख सकते हैं, या फिर जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी रख सकते हैं। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी जनरली रखते हैं, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी में एटलीस्ट इंटरेस्ट, तो इसमें कम इंटरेस्ट मिलता है लेकिन इंटरेस्ट मिलता है, तो ये एसएलआर हो गया। अब देखो एमएसएफ एक होता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी जो है वो लिमिटेड टाइम के लिए, मान के चलो कि सीआर ये सॉरी रेपो रेट वाला कुछ कोटा होता है, उस कोटा को उन्होंने क्रॉस कर दिया, तो अब उसके बाद जो विकल्प होता है एमएसएफ यानी मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी पे लोन ले सकते हैं आरबीआई से। लेकिन ये जो रेट होगा एमएसएफ जो होगा वो आपका रेपो रेट से अधिक होगा, तो वो इस कारण से कि ताकि वो पेनाल्टी के तौर पे रहे कि आप अपने लिमिट में रहें। अब एक्सपेंशनरी मॉनेटरी एंड कॉन्टेक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। एक्सपेंशनरी का मतलब होता है कि फैलाव, यानी कि इस जो आपका है एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी यदि अपनाएगी आरबीआई, तो इसका मतलब है कि मार्केट में अधिक पैसे होंगे, मार्केट में मोर मनी विल बी पंप्ड। तो देखो यदि इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है, तो इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है तो एक्सपेंशनरी करोगे तो अधिक पैसा होगा, तो और इन्फ्लेशन को बढ़ा देगा। तो यदि इन्फ्लेशन डिफ्लेशन की केस है, यानी कि इन्फ्लेशन में निगेटिव में चल रहा है, या जैसे सपोज 2 to 6% रखना है, तो बिलो 2% यदि हो गया तो एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी अपनाओ, ताकि लोग के पास अधिक पैसे हों, वो अधिक गुड्स एंड सर्विसेज का डिमांड करें और इन्फ्लेशन वो कंट्रोल में आ जाए, यानी कि इन्फ्लेशन थोड़ा सा बढ़ जाए जो रेंज में। कम इन्फ्लेशन भी बुरा है, अधिक इन्फ्लेशन भी बुरा है। अब कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी ये है उस सिचुएशन में कि जब आपका पैसा बहुत अधिक हो गया मार्केट में, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो कॉन्ट्रैक्शनरी अपनाओगे तो लोग पैसा ये कम डिमांड करेंगे। देखो इंटरेस्ट रेट पे डायरेक्टली चेंज होता है, तो जो लोग बैंक में पैसा रखते हैं तो उनका है, उनको लगेगा कि ठीक है हम बैंक में पैसे रख रहे हैं, सुरक्षित वो रहेगा क्योंकि इस समय इंटरेस्ट रेट ज्यादा दे रहा है, बैंक से हम ना लें क्योंकि वो इस समय इंटरेस्ट ज्यादा चार्ज कर रहा है। तो डिपेंडिंग ऑन ए लॉट ऑफ फैक्टर, जैसे इन्फ्लेशन वाला के कारण, या फिर जो भी मान के चलो जीडीपी ग्रोथ रेट कम हो रहा है, इसका मतलब मान के चलो कि है कि हो सकता है इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री नहीं कर रहे हैं, तो जिस समय इंडस्ट्री इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं तो आपको एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी अपनाना पड़ेगा कि इंटरेस्ट रेट सस्ता करना पड़ेगा, ताकि जो है लोन उनको मिल सके, ये जो इंडस्ट्री है उन्हें इजी टर्म्स पे लोन मिल सके और वो अधिक से अधिक पैसे वो खर्च कर सकें। अब देखो फिर एक जो होता है आपका जो टूल्स होते हैं आरबीआई के कंट्रोलिंग के, एक क्वांटिटेटिव होते हैं, क्वांटिटेटिव टूल्स और क्वालिटेटिव टूल्स। तो क्वांटिटेटिव में जो हमने रेपो, रिवर्स रेपो जो ऊपर देखा, एसएलआर, आपके सीआरआर, एमएसएफ, ये सारे के सारे क्वांटिटेटिव हैं। क्वालिटेटिव में से क्या है कि राशनिंग, राशनिंग इन द सेंस लोन उतना ही दिया जाना है लेकिन राशनिंग करके, जैसे पीएसएल जो होता है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का मतलब है कि कुछ एरिया जैसे एग्रीकल्चर है, एमएसएमई है, इन लोगों को प्रायोरिटी सेक्टर, प्रायोरिटी आधार पे इन्हें लोन देना है, तो एक ये कर सकते हो। फिर डाउन पेमेंट जो होता है, मान के चलो आपने गाड़ी लिया तो लोन टू वैल्यू रेशियो उसको कहते हैं, या डाउन पेमेंट गाड़ी वगैरह कुछ खरीदने में, और लोन टू वैल्यू, लोन टू वैल्यू उस रेशियो को कम बढ़ाना। देखो पैसे यदि अधिक बढ़ाना है यानी एक्सपेंशनरी करना है तो लोन टू वैल्यू को बढ़ा दोगे। जस्ट इसको एग्जांपल के पे समझो,
कि 1 लाख का आपके पास गोल्ड है, आप इस पर लोन लेना चाहते हो, तो लोन टू वैल्यू यदि 60% है, तो 1 लाख के गोल्ड पे आपको 60,000 लोन मिलेगा। लेकिन यदि 60,000 लेकिन एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी अपनाया जा रहा है, तो लोन टू वैल्यू को बढ़ा दिया गया, तो यानी कि 70% कर दिया गया। तो इसका मतलब अब 70,000 लोन मिलेगा, तो मार्केट में अधिक पैसा होगा। वही यदि कॉन्ट्रैक्शनरी करना है, तो लोन टू वैल्यू 60 था, अब उसको 50 कर देगा। या फिर जैसे डाउन पेमेंट किसी भी चीज़ में, तो उसको बढ़ा दिया। एक फिर होता है मोरल सुएशन। मोरल सुएशन का मतलब है कि आरबीआई बैंकों को कहेगी कि ऐसा है, आप रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करें, नहीं तो आपको दिक्कत होगा। फिर फाइनली जो है पेनल्टी। तो ये चीज, इस चीज को आपने देखा। नेक्स्ट आप क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट, करेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या होता है, टू कंपोनेंट्स होता है मेनली। एक बैलेंसिंग एक्ट होता है, लेकिन अदरवाइज तीन होता है, लेकिन मेन दो होता है, सीए करेंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। करेंट अकाउंट का मतलब होता है बाई डायरेक्शनल। बाई डायरेक्शनल इसमें जैसे इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है और इंपोर्ट कर रहा है, एक्सपोर्ट प्लस इंपोर्ट। तो जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो हमको डॉलर मिल रहा है, जब हम इंपोर्ट करते हैं तो डॉलर देना पड़ता है। तो जब गुड्स एंड सर्विसेज का, देखो एक होता है ट्रेड अकाउंट और एक होता है इनविजिबल अकाउंट या सर्विसेज अकाउंट। तो इनविजिबल अकाउंट्स या सर्विसेज अकाउंट में सर्विसेज तो वो करेंट अकाउंट का ही पार्ट आता है। तो जो गुड्स है उसे हम ये ट्रेड अकाउंट कहते हैं। तो ट्रेड जो होता है नॉर्मली क्या होता है, हम हमारे यहाँ गुड्स में है कि हम गुड्स का इंपोर्ट अधिक करते हैं, एक्सपोर्ट कम करते हैं, लेकिन सर्विसेज में हमारा सरप्लस रहता है, पार्टिकुलरली आईटी एंड आईटी इनेबल्ड सर्विसेज सॉफ्टवेयर वगैरह के कारण। तो जो बैलेंस ऑफ पेमेंट में करंट अकाउंट है, उसका मतलब है कि गुड्स एंड सर्विसेज जो है उसका एक्सचेंज होता है। तो उसमें बाई डायरेक्शनल होता है कि यानी हमने गुड्स दिया तो या सर्विसेज हमने पेड किया, दिया तो हमें पैसे मिलेंगे, या हमने गुड्स एंड सर्विसेज लिया तो हमें डॉलर पे करने पड़ेंगे। अब देखो, मान के चलो कि इंडिया जैसे कंट्री के केस में करंट अकाउंट में हमारा डेफिसिट है, यानी हम जितना एक्सपोर्ट कर पाते हैं उससे अधिक हम इंपोर्ट कर लेते हैं। तो हमें कैपिटल अकाउंट में बैलेंस रखना, ये सरप्लस रखना पड़ेगा। तो कैपिटल अकाउंट का मतलब है कि यूनिडायरेक्शनल, जैसे एफडीआई कोई आया, तो कोई एफडीआई लाया यहाँ, तो हम उसके बदले कुछ नहीं दे रहे हैं ना। या एफआईआई लाया, एफआईआई का मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, यानी कि जो ये शेयर मार्केट में जो इन्वेस्ट किया जाता है। और एफडीआई जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो किसी भी पार्टिकुलर सेक्टर में इन्वेस्ट किया जाता है। तो इंडिया के साथ करंट अकाउंट डेफिसिट है, तो हम कैपिटल अकाउंट में सरप्लस कर लेते हैं, यानी कि हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज के या आ रहा किस फॉर्म में, कैपिटल के फॉर्म में, यानी कि एफडीआई, एफआईआई, सब के फॉर्म में। अब देखो, कुछ कंट्री ऐसे हैं जिनका, जैसा चाइना है, तो उसका करंट अकाउंट सरप्लस है, तो वो नॉर्मली कैपिटल अकाउंट डेफिसिट रखते हैं, क्योंकि उनके पास जो सरप्लस पैसे हैं वो दूसरे जगह इन्वेस्ट करते हैं। अब मान के चलो बैलेंस ऑफ पेमेंट को, ये इसमें सपोज फिगर से समझो कि करंट अकाउंट में आपका डेफिसिट जो हो गया, करंट अकाउंट में डेफिसिट डॉलर जो है 100 बिलियन हो गया, और करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट में सरप्लस आपका 80 बिलियन ही हुआ। तो 20 बिलियन तो अब भी माइनस रह गया। तो जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है उससे हम 20 बिलियन डॉलर इसको पंप करेंगे। लेकिन इसको ऐसा समझो कि डेफिसिट आपका 100 बिलियन डॉलर हुआ, लेकिन सरप्लस इसमें जो हुआ 120 आ गया। तो इसका मतलब 20 बच गया। तो जब 20 बच गया तो हम इसमें फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में ऐड कर देंगे। तो देखो, इंडिया का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो था वो लेस देन अ बिलियन था, मान के चलो 1990 के ड्यूरेशन में, और आज के डेट में आपका जो है 540 बिलियन के करीब पहुंच गया है, यूएस डॉलर 540 बिलियन। तो ये ग्रेजुअली बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारा जो करंट अकाउंट में तो हम डेफिसिट रहते हैं, लेकिन ग्रेजुअली जो है कैपिटल अकाउंट में आपका सरप्लस चलता आ रहा है, तो हम इसको ये कर रहे हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट को हम इसी, ये जो थर्ड कंपोनेंट एक तरह से फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है, यानी कि बैलेंसिंग एक्ट है, हम इस अनुसार इसको बैलेंस करके रखते हैं, क्योंकि किसी भी कंट्री के लिए इंपोर्ट भी करना होता है, एक्सपोर्ट भी करना पड़ता है। तो हम इकोनॉमी में ये सारे चीजों को बेसिक्स जितना, कुछ चीजें जो नॉर्मल एटलीस्ट इतना आपको जानना चाहिए। कुछ भी क्वेश्चंस क्यूरी है तो आप कमेंट बॉक्स में डालें, या हमें व्हाट्सएप नंबर पर 8527146498 पे संपर्क कर सकते हैं, या टेलीग्राम नंबर पे 7404909669 पे संपर्क करें। जिन्हें भी मॉक इंटरव्यू चाहिए, जो अभी हमसे नहीं जुड़े हुए हो, तो आप अपना डीएफ हमें इधर इस नंबर, व्हाट्सएप नंबर पे या टेलीग्राम नंबर पे हमें सेंड कर सकते हो। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस, कंटिन्यू रहो।